हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंडोटॉक्सिक शॉक के बारे में। तो एंडोटॉक्सिक शॉक को और सेप्टिक शॉक के नाम से भी जाना जाता है और बैक्टीरियमिया शॉक के भी नाम से जाना जाता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले मैं आपको एडवाइस देना चाहती हूँ कि ये जो इससे पहले वाला एक वीडियो मैं बनाई हूँ जिसका नाम है ऑब्स्टेटिकल शॉक, उसको पहले आप देखें ताकि ये वाला जो वीडियो है वो आपको और अच्छे से समझ में आए। क्योंकि ये एंडोटॉक्सिक जो शॉक है या सेप्टिक शॉक है, ये एक ऑब्स्टेटिकल शॉक का टाइप्स है। तो अगर आप ऑब्स्टेटिकल शॉक को अच्छे से समझ लेते हैं तो एंडोटॉक्सिक शॉक समझने में ईजिली जाएगा। तो यहाँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी जिसमें आप वहाँ से मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ एंडोटॉक्सिक शॉक के बारे में। तो मैं आपको बताइए कि एंडोटॉक्सिक शॉक को और सेप्टिक शॉक भी बोलते हैं और बैक्टीरियमिया शॉक भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्यों कहते हैं, जाहिर सी बात है इसको बैक्टीरियमिया शॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया के कारण होता है। मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन्फेक्शन के कारण और सेप्टिक एबॉर्शन एसेप्टिक एबॉर्शन के कारण क्या होता है, इन्फेक्शन कॉज हो जाता है जिसके कारण ये बैक्टीरियमिया शॉक हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे डेफिनेशन देखते हैं। तो इट इज़ कॉज्ड व्हेन द बैक्टीरिया गेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड इट इज़ मोस्ट अकर आफ्टर द ट्रॉमा या सर्जरी। ठीक है, तो ये जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स के ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ड्यूरिंग ये किस समय डेवलप होता है, ड्यूरिंग द ट्रॉमा या फिर सर्जरी। अगर कुछ ट्रॉमा हो गया है, इंजरी हो गया है उस समय, या फिर सर्जरी के समय अगर सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं या अबॉर्शन कर रहे हैं तो उस समय इंस्ट्रूमेंट का जो यूज करते हैं उसके थ्रू भी क्या हो सकता है, बैक्टीरिया एंटर कर सकता है ब्लड स्ट्रीम में और यही कॉज करता है बैक्टीरियमिक शॉक या फिर सेप्टिक शॉक, जिसको एंडोटॉक्सिक शॉक भी कहते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। देन हम इसके बाद देखेंगे इसके कॉजेस। तो कॉजेस में हम लोग देखेंगे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कि किसके कारण जो सेप्टिक शॉक होता है। तो इसमें ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है। तो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिसके कारण सेप्टिक शॉक होता है। तो उसमें पहला है इस्चेरिशिया कोलाई, प्रोटियस, स्यूडोमोनास। और ये जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को, जो आप लोग जानते होंगे कि बैक्टीरिया का सेल वॉल रहता है। ठीक है, तो ये सेल वॉल जो रहता है वो फॉस्फोलिपो पॉलीसेकेराइड से बना होता है। तो जब किसी केस में जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो लाइसिस हो गया, मान लीजिए कि जो बैक्टीरिया है वो उसका डेथ हो गया और जो सेल वॉल का लाइसिस हो गया, तो जो पॉलीफॉस्फोसेकेराइड है, सॉरी पॉलीसेकेराइड है, उसमें वो क्या है, वो एक रिलीज होता है, उसी को बोलते हैं एंडोटॉक्सिन। मतलब ये बैक्टीरिया के सेल वॉल से ही रिलीज होने वाला जो टॉक्सिक पदार्थ है उसी को बोलते हैं एंडोटॉक्सिन, जिसका नाम है फास्फोलिपोपॉलीसेकेराइड, जो कि रिलीज होता है और यही कॉज करता है बैक्टीरियमिया शॉक, जिसको बोलते हैं सेप्टिक शॉक या फिर एंडोटॉक्सिक शॉक। ठीक है, तो इसमें और बैक्टीरिया के नाम में हम लोग देख सकते हैं, इसमें है हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, एनाएरोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई या क्लोस्ट्रीडिया भी, ये इसी बैक्टीरिया नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में आते हैं। तो ये था हमारा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। देन हम देखेंगे कि ऑब्स्टेटिकल कॉजेस क्या होते हैं। ऑब्स्टेटिक कॉजेस भी होते हैं जो कि सेप्टिक शॉक कॉज करते हैं। तो इसमें पहला है सेप्टिक एबॉर्शन। अगर सेप्टिक एबॉर्शन कर रहे हैं तो एबॉर्शन के टाइम पे ही इंस्ट्रूमेंट बहुत सारा यूज होता है जो कि इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, इसके थ्रू भी बैक्टीरिया एंटर होने का चांस होता है ब्लड स्ट्रीम में, जिसके कारण भी सेप्टिक शॉक हो सकता है। देन सेकेंड है प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। अगर जो एमनोटिक मेम्ब्रेन है, अगर वो प्रोलॉन्ग रप्चर हो रहा है, प्रोलॉन्ग मतलब बहुत टाइम में वो अगर रप्चर हो रहा है तो उसके कारण भी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, तो ये भी कॉज कर सकता है हमारा सेप्टिक शॉक। ठीक है, देन है मैनिपुलेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो मैनिपुलेशन मतलब कि जो डॉक्टर लोग रहते हैं उन लोग क्या करते हैं, वेजाइनल एग्जामिनेशन पीवी करते ही रहते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए। तो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट या फिर सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो इसके कारण भी क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है बैक्टीरिया एंटर कर सकता है ब्लड स्ट्रीम में, तो ये भी कॉज करता है हमारा सेप्टिक शॉक। ठीक है, देन है ट्रॉमा। तो अगर ट्रॉमा हो गया, कोई इंजरी हो गया प्रेग्नेंट वुमेन्स को, ठीक है, तो उसके कारण भी सेप्टिक शॉक हो सकता है, क्योंकि इसके थ्रू भी बैक्टीरिया जो है एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट से इंट्रा इन्वायरमेंट में एंटर कर सकता है। ठीक है, देन है रिटेन प्लेसेंटा टिश्यू।
जो आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, इन केस इनकम्प्लीट एबॉर्शन, तो इनकम्प्लीट एबॉर्शन में क्या रहता है, जो प्लेसेंटा का कुछ पोर्शन और जो फीटस का कुछ पोर्शन जो रहता है वो रिटेंड हो जाता है यूट्रस में ही, मतलब वहीं पे रुक जाता है थोड़ा अमाउंट, जिसके कारण ब्लीडिंग होता ही रहता है। तो उस केस में अगर बहुत टाइम तक अगर जो प्लेसेंटा है उसके टिश्यू हैं वहाँ पे अगर रिटेंड है तो वो भी कॉज कर सकते हैं सेप्टिक, क्योंकि वो भी इन्फेक्शन मतलब वो भी बैक्टीरिया को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। तो ये भी कॉज कर सकता है सेप्टिक शॉक, ठीक है। देन है प्यूरिपुरल सेप्सिस। तो प्यूरिपुरल सेप्सिस क्या होता है, प्यूरिपुरल आप लोग जानते होंगे कि आफ्टर द डिलीवरी, जो डिलीवरी के बाद जो 6 वीक का जो पीरियड्स रहता है उसको बोलते हैं प्यूरिपुरल पीरियड्स। तो इसमें भी अगर बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है प्रेग्नेंट वुमेंस को, क्योंकि उनका इम्यूनिटी लो रहता है और ब्लड अमाउंट भी कम रहता है, तो उनको ज़्यादा चांसेस रहता है वो इन्फेक्शन होने का। तो उस समय भी अगर एक सेप्सिस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो भी कॉज कर सकता है प्रेग्नेंट वुमेंस मतलब आफ्टर डिलीवरी क्या हो सकता है इसका, सेप्टिक शॉक हो सकता है, ठीक है। देन है सीवियर एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। तो अगर सीवियर एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है, पाइलोनेफ्राइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी, तो इसमें भी क्या होता है, इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन हो जाता है किडनी में। तो अगर इन्फ्लामेशन हो गया है किडनी में तो वो भी कॉज कर सकता है सेप्टिक शॉक, ठीक है। तो ये था हमारा ऑब्स्टेटिकल कॉजेस, ठीक है। देन हम इसके बाद देखेंगे पैथोलॉजी ऑफ द एंडोटॉक्सिक शॉक। तो पैथोलॉजी मतलब एंडोटॉक्सिक शॉक कैसे कॉज होता है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि ये बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये बैक्टीरिया के सेल वॉल से जो एंजाइम निकलते हैं, जो रिलीज होता है, उसको फास्फोलिपोपॉलीसेकेराइड। तो ये जो फास्फोलिपोपॉलीसेकेराइड है वो एंडोटॉक्सिक है, जो कि अफेक्ट कहाँ करता है, न्यूट्रोफिल्स को एंड प्लेटलेट्स को, जिसके कारण ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाते हैं, मतलब वेसो डायलेशन होता है। तो वेसो डायलेशन के कारण क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, और साथ ही क्या होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने के साथ क्या होता है, टिश्यू परफ्यूजन भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण फिर क्या होता है, वो लीड करता है सेलुलर एसिडोसिस, मतलब सेलुलर एसिडोसिस हो, क्योंकि वहाँ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, जिसके कारण एसिडोसिस में चल जाता है एंड हाइपोक्सिया कॉज करता है, ठीक है, क्योंकि इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई हो रहा है सेल एंड टिश्यू में। देन क्या होगा, एंडो ऑर्गन टिश्यू डिसफंक्शन होगा, जितने भी ऑर्गन है वो क्या होगा, डिसफंक्शन हो जाएंगे, एंड लास्ट में क्या हो जाता है, प्रेग्नेंट वुमेन्स का डेथ हो जाता है। तो ये है हमारा पैथोलॉजी ऑफ सेप्टिक शॉक या फिर एंडोटॉक्सिक शॉक। देन इसके बाद हम देखेंगे सिम्टम्स। तो सिम्टम्स जो है एंडोटॉक्सिक शॉक का, उसके दो मेन स्टेज हैं, ठीक है। उसके दो मेन स्टेज हैं। तो पहला स्टेज है रिवर्सिबल स्टेज, देन सेकंड है इरिवर्सिबल स्टेज। तो रिवर्सिबल स्टेज जो है उसको दो पार्ट में फिर से डिवाइड किया गया है, जिसको बोलते हैं अर्ली फेज एंड दूसरा है लेट फेज। तो अर्ली फेज को वार्म फेज भी बोलते हैं और लेट फेज को कोल्ड फेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो अर्ली फेज में क्या होता है, इसमें अर्ली फेज है मतलब कि सेप्टिक शॉक होने के बाद ये सिम्टम्स जो है वो तुरंत दिखाई देते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो पहला है हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन होगा क्योंकि ब्लड प्रेशर लो हो गया है। देन सेकेंड है टैकीकार्डिया। देन थर्ड है पायरेक्सिया। पायरेक्सिया मतलब कि इन्फेक्शन के कारण फीवर जो है बहुत ज़्यादा हाई डिग्री में हो जाता है। उसके बाद है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस होता है, ल्यूकोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन के कारण WBC का काउंट जो है इंक्रीज हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये हमारा अर्ली फेज में क्या क्या सिम्टम्स देखेंगे वो देखें। देन देखते हैं लेट फेज में क्या क्या सिम्टम्स देखेंगे। तो लेट में क्या रहेगा, कोल्ड एंड क्लैम्पी स्किन्स रहेंगे। देन साइनोसिस रहेगा, ठीक है। साइनोसिस मतलब लूज डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। देन है परप्यूरा। तो परप्यूरा मतलब क्या होता है, स्किन में पर्पल कलर के पैचेस दिखाई देते हैं, ठीक है। देन है जॉन्डिस, ये भी हो सकता है क्योंकि RBC का अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो जॉन्डिस भी कॉज कर सकता है, ठीक है। देन प्रोग्रेसिव मेंटल कन्फ्यूजन भी हो सकता है क्योंकि इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई हमारे ब्रेन में होने लगता है, जिसके कारण मेंटल कन्फ्यूजन भी होने लगता है। एंड लास्ट में कोमा भी हो सकता है, ठीक है। ये सब ऑक्सीजन की कमी के कारण और ब्लड सप्लाई कम होने के कारण कोमा में भी जा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा रिवर्सिबल स्टेज, जिसमें हम लोग अर्ली और लेट फेज देखें। देन हम देखेंगे इरिवर्सिबल स्टेज। तो इरिवर्सिबल स्टेज में क्या है, जो इरिवर्सिबल मतलब कि क्या होता है, जब कि जो इसमें जो सिम्टम्स दिखाई देंगे
वो दोबारा से ठीक नहीं हो सकता। मतलब ये बहुत ज़्यादा सीवियर टाइप्स के सिम्टम्स होते हैं। जो रिवर्सिबल बताई उसमें तो ठीक हो सकता है, अगर हम लोग उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट करें तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन इरिवर्सिबल वाले में अगर ये जो डिसीज़ होते हैं वो दोबारा ठीक नहीं होते। ठीक है, तो इसमें मैं पहला बता देती हूँ। पहला क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होता है, जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के थ्रू क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के थ्रू होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है तो जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्या कॉज करता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, देन सेकेंड है रीनल एक्यूट रीनल फेलियर। तो एक्यूट रीनल फेलियर भी हो सकता है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के कारण ही। देन है कार्डियक फेलियर एंड पल्मोनरी एडिमा। देन एड्रिनल फेलियर भी हो सकते हैं एंड अल्टीमेटली डेथ भी हो सकता है। तो ये जितने भी सिम्टम्स है वो क्या है, हमारे इरिवर्सिबल स्टेज के सिम्टम्स हैं। मतलब अगर पेशेंट को ये हो जाता है तो बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें डेथ भी कॉज कर सकता है। तो ये था हमारा सिम्टम्स, जिसमें हम लोग देखे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। देन इसके बाद हम मैनेजमेंट देखेंगे। तो मैनेजमेंट को हम वीडियो के सेकेंड पार्ट में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए, और प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू सो मच।